हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास के अंदर हम बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 एचआरएम दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का वन शॉट करने वाले हैं। ऑन ऑल योर रिक्वेस्ट जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे ऑफ ईच यूनिट 10 राउंड क्वेश्चंस आपको हर एक यूनिट के बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको मैंने एक वीडियो के अंदर कंबाइन कर दिया। मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड रिटन नोट्स फॉर यू ऑल। बहुत मेहनत लगी इस नोट्स को प्रिपेयर करने में, टाइम जरूर लगा बट टॉप नॉच क्वालिटी का ही हम एज यूजुअल देंगे। तो बड़े रहना, वीडियो किसी अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कैसे ह्यूमन को एज अ रिसोर्स हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करें हार्ट एंड सोल ऑफ है ना एनी ऑर्गेनाइजेशन की, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का दिल, जान, आत्मा है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फंक्शन करना है, कैसे कंपनी आगे इंटायर फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगी, वो कैसे विद द हेल्प ऑफ इट्स पीपल, ये देखना है। और कंपनी की बैकबोन कंसीडर करा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अगर एचआर नहीं है तो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एम्प्लॉयज को टेक केयर करना कि कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, उनकी नीड्स का ध्यान रखना, उनकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव को भी देखते हुए चलना। दैट इज द नीड ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका मतलब ही यही है। तो देखो, कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये 5 पॉइंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। पांचों पॉइंटों को अभी के अभी लर्न कर लो, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आएगा एचआरएम का, यू हैव टू स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट एचआरएम इज। ठीक है, तो पहला ये आधी 3 से 4 लाइनों में आपका यही कवर होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ एचआरएम। ओके, तो जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फीचर्स। फीचर के लिए हमने एक निमोनिक बनाया, सीएमवीआईपी है। सीएमवीआईपी है, सी से आगे हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन, कि वो एक ऑनगोइंग फंक्शन है, कंस्टेंट अलर्टनेस रहती है और डे टू डे ऑपरेशन को हम कंटिन्यूअसली ऑनगोइंगली काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सी से ये हो गया, एम से ये है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या बताया? सोशियोलॉजी होगा, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सभी नॉलेज को हम अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट सारे वैरायटी ऑफ टास्क की बात करें, बहुत सारे टास्क एक साथ ही फॉलो कर रहे हैं हम एचआर के अंदर। टास्क एचआर प्लानिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग, ऑल द टास्क आर परफॉर्म इन अ गुड मैनर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एमजीटी मतलब मैनेजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, कि सब चीजों को एक तरीके से परफॉर्म करा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे स्किल्स को, लोगों की जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमने ह्यूमन को एज अ रिसोर्स कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, उनकी स्किल्स को किस किस जगहों पे यूज करना है, कैसे उसको प्रोडक्टिवली यूज करना है। नेक्स्ट परवेसिव, जो आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं अपनी बीएसटी के अंदर, कि हर जगह, हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट पर और हर ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट इज ह्यूमन एलिमेंट है, यानी कि पीपल एट वर्क हो गया, ह्यूमन रिलेशन बना के रख रहे हैं और डेवलपिंग, उनके दिमाग को, उनकी स्किल्स को डेवलप करना टू द फुलेस्ट लेवल। तो यहाँ पे हो गया हमारे फीचर्स ऑफ एचआरएम डन। नेक्स्ट नाउ द टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इसके लिए हमने क्या किया? डी मीट सीएम। देखो, पहला वाला भी सीएम से, ये वाला भी सीएम है। डी मीट सीएम। डी से हमारा डेवलपमेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे फंक्शन क्या है कि लोगों के डेवलपमेंट को देखना है, यानी एम्प्लॉय को ट्रेन करना, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाना, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना, फाइनेंस डिजाइनिंग प्रोग्राम्स को बनाना ताकि उनकी स्किल्स कहीं ना कहीं इनहांस हो पाए, फाइनेंशियल लेवल पर भी वो ग्रो कर पाए। नेक्स्ट इज इंसेप्शन प्रोग्राम की बात करें, यानी कि उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हम ला सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हो गया, सिलेक्शन प्रोग्राम हो गए, एम्प्लॉयज को हम रिक्रूट कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स की कौन सी स्किल पे वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, पे रेट्स की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट टू द वर्क एनवायरनमेंट की कैसे वो अच्छे से वर्क एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली अडेप्ट कर पाए। नेक्स्ट इज मोटिवेशन फंक्शंस की बात करें, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे। जॉब डिजाइनिंग भी उस तरीके से करो कि उनको हेल्प मिल पाए कि कैसे वो अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हैं। अच्छा इंसेंटिव सिस्टम होना चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ, इफ दे आर इंसेंटिव सिस्टम इज गुड, दे हैव टू परफॉर्म एट द अटमोस्ट लेवल। और परफॉर्मेंस से प्रेस करेंगे तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमें काम करके दिखाना है, बिकॉज अप्रेजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट सारे एम्प्लॉयमेंट फंक्शन की बात करें, एक्टिविटीज को प्रमोट करना, रूटीन पेपर वर्क को हटा रहे हैं हम, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, इन सब चीजों में कोऑर्डिनेशन लाने की जरूरत है। एम्प्लॉय रिलेशन फंक्शन की बात करें कि सेव एम्प्लॉय ग्रेवियंसेस, लड़ाइयों को बचाता है। अगर एचआर मैनेजमेंट अच्छा होगा हमारा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से हम एलोकेट कर पाएंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज की नई नई पॉलिसीज को भी बना पाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शंस की बात करें, तो ऐसे ऐसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फंक्शन लेकर आना जिससे जो एम्प्लॉय है उसको अलग अलग वैरायटीज ऑफ करियर चॉइस मिल पाए, अपने डिजायर्ड गोल को वो चूज कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोडक्टिविटी आ पाए और अपने पर्सनल क्वालिटीज, अपनी पर्सनल स्किल्स को भी वो इनहांस कर पाए विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। नेक्स्ट कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स फंक्शन भी उनको देना। नेक्स्ट मेंटेनेंस फंक्शन की बात करें, जिसमें हम कर रहे हैं कि एक अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाए, सिक्योरिटी दे पाए, एम्प्लॉय वेलबींग के लिए काम करें ताकि उनको भी अच्छा लगे। अगर सिक्योरिटी मिलेगी, सब कुछ होगा, कम्युनिकेशन प्रोग्राम इनहांस कर पाए ताकि उनको भी अलग अलग स्किल्स को अच्छे तरीके से वो ग्रैब कर पाए। तो यहाँ पे पहले अपनी नीड्स को, एक्सप्रेस नीड्स की बात करें कि अपनी नीड्स को अच्छे से दिखा पाए और हम उनकी नीड्स को एज एन एचआर मैनेजमेंट फुलफिल कर पाए ताकि उनको लगे कि हाँ, दे आर एसेट टू द कंपनी।
नेक्स्ट सारे हम इंपॉर्टेंस की बात करें। इंपॉर्टेंस हमारी 4 लेवल पे एट द एंटरप्राइज लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द सोसाइटल लेवल, नेक्स्ट है हमारा एट द नेशनल लेवल। तो हम फटाफट बात करते हैं कि एट द एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो एंटरप्राइज लेवल में क्या काम है एक एचआर मैनेजमेंट का, कि अच्छे से प्रिपेयर करना, अडेप्ट करना, कंटिन्यूस इवोल्यूशन करना ऑफ द पर्सनल प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज का। अट्रैक्ट करें कि एम्प्लॉय एचआर मैनेजमेंट पीपल को अट्रैक्ट करेगा और जो प्रोडक्टिव टैलेंट होगा, स्किल्स होंगे, उनको कंपनी में रिटेन करने का काम भी इसी का ही है। प्रिपेयर पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स, उनको प्रिपेयर करना कि हाँ अगर आगे चल के इतनी प्रॉब्लम्स आनी है, सब कुछ एक पूरे एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करना टू चैलेंज द टू प्रिपेयर और टू टैकल द चैलेंजिंग रोल्स एंड टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिशन। कि कॉम्पिटिशन में कैसे अच्छे से निकल कर आना है ये दिखाना। एट द इंडिविजुअल लेवल की बात करें, टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट दिखाएं उनको, एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं उनको, वर्क विद डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए, कमिटमेंट के साथ करना चाहिए, रोल की उनको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बना रहना चाहिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते रहने चाहिए, जैसे ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवली काम कैसे करना है, हायर प्रोडक्टिविटी कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट वाला आगे, कमिटमेंट टू द वर्कफोर्स की कैसे आप कमिटेड रहोगे अपने काम के लिए, रेजिस्टेंस टू चेंज को हटाओ, इस चीजों की बात हम इंडिविजुअल लेवल पे करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एट द सोसाइटल लेवल की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती रहनी चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाते रहो ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि कम चीजों में इनको काम करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो अपना जो टैलेंट अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट स्कार्स टैलेंट्स आर पुट टू बेस्ट, की स्कार्स टैलेंट्स को अच्छे तरीके से जगहों पर लगाना, जहां जहां पे टैलेंट की कमी है उन जगहों पर उन टैलेंट वाले लोगों को पुट टू यूज करना। नेक्स्ट एट नेशनल लेवल की बात करें, नेशनल लेवल पे हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे हम नेचुरल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। और आगे इसके अंदर क्या लिखा है, अगर राइट स्किल, राइट प्रॉपर एटीट्यूड वाले लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे हम डाल पाएंगे तो हम एक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि गोल्स को फुलफिल करना, एक्वायर ट्रेनिंग करना, एफिशिएंटली काम करना, यूटिलाइजेशन करना काम का, एचआर मैनेजमेंट का, पीपल का। और नेक्स्ट फंक्शनल लेवल की बात करें तो कस्टमाइज, असिस्ट करना, मैच करना, सेव करना, ये सारे काम की बात करें क्या क्या चीजों के अंदर होना चाहिए उनके अंदर। पर्सनल लेवल की बात करें, पर्सनल गोल्स को फुलफिल कर पाए, टैलेंट को रिटेन कर पाए, इंडिविजुअली भी वो ग्रोथ कर पाए, आप काम से आपको सेटिस्फैक्शन भी मिले और मोटिवेट भी आप होते रहो। सोसाइटल की बात करें तो लीगल इश्यूज के ना काम करना पड़े, सब कुछ अच्छे से हो पाए, एथिकल काम कर रहे हो, सोशल कंसर्न के साथ हो गया, सेफ्टी रहनी चाहिए। अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, गोल्स को यूटिलाइज करना, अगर ज्यादा नंबर में आ गए 4 तो ये बताओगे, इन्हीं को आपको डिटेल में बताना है। दीज आर जस्ट द की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, आपको इसी को ही डिटेल के अंदर अपने लेवल पर बताना है। ठीक है, आपको की पॉइंट्स पता होंगे, आज के टाइम पे बच्चे सबको, आपको अच्छी राइटिंग स्किल्स है सबकी, कि अगर एक वर्ड भी मिल जाए तो बच्चे 2-2 3-3 पन्ने भर लेते हैं। ठीक है, पेपर में चीटिंग करते हैं तो आप सब यही कहते हैं, तब आपको बस वही पन्ने हमने दे दिए, उनको आप फटाफट लर्न करो और बस इसी को इलैबोरेट करके लिखना है अंदर। क्योंकि कीवर्ड चेक करें, अंदर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं चेक कर रहा आपकी। आपकी सारी मेजरली जो चेक होंगी वो कीवर्ड चेक होंगे, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर कर आगे तो फिर आपका बेस्ट बेस्ट निकलेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, मोरल यानी जो मोटिवेशन है उनका बूस्ट होता रहे। ये सारी चीजों की बात करें मिलकर ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट हमारे एचआरएम और एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैनेजर्स के अंदर क्या काम होगा एचआरएम का, कि टू मैनेज पीपल एट द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं पे डेवलपमेंट है तो लोगों की एचआर की स्किल्स को डेवलप करना, एम्प्लॉयज की स्किल्स को इनहांस करना, एबिलिटी को इनहांस करना। फोकस क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करने की बात होगी, यहाँ पे डेवलप करने की बात है। अब जैसे यहाँ पे एचआरडी अंदर लिखा है कि ये अंदर है, यानी कि ये नैरो टर्म है और उसको अंदर इनकम्पास कौन कर रहा है, हमारा एचआरएम। तो अंदर एचआरडी आ रहा है, बाहर हमारा एचआरएम आ रहा है, तो एचआरएम ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर कौन आता है, हमारा एचआरडी। अब फंक्शन का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉयज को डेवलप करना, करियर प्लानिंग स्कीम्स निकालना, काउंसलिंग करना। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर है, ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन प्रोसेस है। इसमें रिएक्टिव इन नेचर यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फोकस होता है। ये प्रोएक्टिव इन नेचर है कि एम्प्लॉय को प्रिपेयर करे कि कैसे वो आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसमें एचआर डिपार्टमेंट की बात करें, उसी को देखना है। यहाँ पे सब मैनेजर्स को डेवलपमेंट सब चीजों के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए हम डेवलप सब इंसान का करें, एम्प्लॉय, मैनेजर, सबका। गोल की बात करें तो एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है और इसमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस और ग्रोथ को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट आ रहा क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज एसोसिएटेड विद एचआरएम। टॉप टिप कॉल, ठीक है, तो क्या रखना। अब यहाँ पे आप खुद से एक बार देख लेना इसको कैसे कैसे फ्लो में चल रहा है, फटाफट बताती हूँ। अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो, एथिकल काम करो। अडेप्टेबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल, कम्युनिकेशन यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करो। लीडरशिप यानी मोटिवेट करो, एक विजन के साथ काम करो। टीम फोकस, कॉपरेशन करो, ट्रस्ट रखो अपनी टीम के ऊपर। इंक्लूसिवनेस यानी रिस्पेक्ट करो, पार्टिसिपेशन इंप्रूव करो। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की टेक्निकली नो हाउ देखो कि कितना अच्छा है कि नहीं है। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें कि बिहेवियरल साइंस हो गया, एचआर की बात होगी तो कैसे
प्रोफेशनल नॉलेज आपको एनहांस करनी है। डायनामिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, स्पीच, एक्सप्रेशन, पब्लिक स्पीकिंग, हर जगह में आप डायनामिक होने चाहिए। पर्सनल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियली आप पे कोई ट्रस्ट कर पाए, ये सारी की सारी क्वालिटीज एचआरएम के अंदर होनी चाहिए। रोल ऑफ एचआरएम की बात करें तो प्लीज सर्व ऑल एम्प्लॉयज, पी से हमारा आगे पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो एचआर एक पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। अब किस तरह की फाइनल अथॉरिटी जो पॉलिसीज को डिसाइड करने की है वो तो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, बट एचआर उन प्रोसीजर्स को, प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंटेशन में लाता है। और कुछ भी कंफ्यूजन ना हो इस वजह से एचआर की पॉलिसीज को पहले ही सबको डिस्कस करा जाता है। मैनेजर ही, एचआर मैनेजर ही पॉलिसीज को देखता है। नेक्स्ट बात करें हम सर्विस एक्टिविटीज की बात करें तो हर तरीके की सर्विसेज बात कर लो, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, एम्प्लॉयज के कंसर्न को सुनना, उनकी कंप्लेंट्स को देखना, इन सब चीजों को हम, इसका काम भी किसी का है, हमारे एचआर मैनेजर का है। नेक्स्ट आता है एडवाइस एंड कंसल्टेशन की बात करें, कोई भी एम्प्लॉय को एडवाइस देनी है, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो गए, कोई नॉलेज से रिलेटेड बात हो गई, एक्सटर्नल ट्रेंड से अवेयरनेस की बात हो रही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट के डेटा, लीगल इश्यूज हो गए, इन सबको कौन एडवाइस और कंसल्ट करेगा? हमारा एचआर मैनेजमेंट। सारी चीजों का काम किसका? एचआर मैनेजमेंट का है। ईई एडवोकेट यानी एम्प्लॉय एडवोकेट की बात करें, सर्विंग एज एन एम्प्लॉय एडवोकेट कह रहे हैं, इसमें क्या काम होगा उसका? कि सब कुछ देखना, कि सारे एम्प्लॉयज के कंसर्न को सुनना, उनकी नीड्स को सुपीरियर रखना अपने से ऊपर, कि पहले एम्प्लॉयज तभी अच्छे से काम कर पाएंगे जब उनकी नीड्स को भी सुना जाएगा। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ एचआर पॉलिसीज की बात करें, दैट इज डॉक्टर आरसी टाइल्स। डॉक्टर आरसी टाइल्स, तो इसको फटाफट देखते हैं क्या क्या इसके अंदर बता रखा है। प्रिवेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कि कैसे डिस्प्यूट्स को आप कम कर सकते हैं, ये देखना, ये एचआर पॉलिसीज की बेनिफिट की बात कर रहे हैं, क्या क्या हेल्प मिल सकेगी। ठीक है, इसका हेडिंग ये है आपकी और ये इसका पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको लिखना है, डिस्प्यूट प्रिवेंशन विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है रिटायर एंड प्रमोशन, रिहायर एंड प्रमोशन की बात करें कि क्लैरिफाई कंपनी स्टैंड्स ऑन रिटायरेशन एंड प्रमोशन। और एचआर की पॉलिसीज में फेयर कंपनसेशन की बात होगी, वैल्यूएशन की बात होगी, कैसे फेयर सैलरी देनी है, कैसे प्रेफरेंस वैल्यूएशन करना है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस भी एचआर पॉलिसीज के अंदर लिखे होंगे, कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट सॉल्व एम्प्लॉय इश्यूज एंड एम्प्लॉयज इश्यूज को सॉल्व करना है, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को, और इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करने की बात होगी। सब कुछ किसमें लिखा होगा? एचआर की पॉलिसी के अंदर। तो उसको ये सारे रोल को परफॉर्म करना है। लीगल कंप्लायंस यानी कोई भी लीगल वायलेशन नहीं करनी, लॉज को के खिलाफ कुछ काम नहीं करना। नेक्स्ट आगे क्लियर ग्राउंड्स फॉर फायरिंग, इंश्योरेंस, फेयरनेस एंड रॉयल्टी की प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन, की कैसे सेपरेट क्लियर ग्राउंड हम बना सकते हैं इस चीज के लिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज अच्छे से फॉलो होनी चाहिए। राइट हायरिंग एंड सुटेबल कैंडिडेट को ही हायर करो विद द एप्रोप्रिएट स्किल्स की बात करें। लिमिटेशन क्या क्या है? रीसेंट ओरिजिन यानी कि रिलेटिवली न्यू, लैक ऑफ नेचर एबिलिटी, एकेडमिक फाउंडेशन के अंदर बात करें तो अभी रिलेटिवली न्यू है। इम्प्रूव एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब हमने पॉलिसीज बना तो दी है, अब अगर पॉलिसीज एचआर मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा उसको यूज कैसे करना है, कैसे, अगर वो क्या कहलाए जाएंगी, पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ इसकी वजह से, इनफेक्टिवली वो यूज कर पा रहे हैं, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो उनको रियल ट्रेनिंग का मतलब ही नहीं पता, नीड्स ऑफ एम्प्लॉय ही नहीं पता। तो क्या लिखा है यहाँ पे? लैक मेच्योर एकेडमिक फाउंडेशन, कि अच्छा से एकेडमिक फाउंडेशन उनका नहीं क्लियर हो पाएगा, कि उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, रिलेटिवली न्यू होते हैं तो उनको अच्छे से एचआर पॉलिसीज के बारे में पता नहीं चल पाता। लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट की बात करें तो पॉलिसीज अगर फेल हो जाएंगे, अगर टॉप लीडरशिप अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा। इनएडिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो करियर प्लान से डेवलपमेंट प्लान होंगे, वो कैसे नहीं होंगे? स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो पॉलिसीज होंगी वो पेपर पर ही रह जाएंगी, उनका कुछ काम या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इनएडिकेट इन्फॉर्मेशन की बात करें, डेटा डिफिशियंसी रहेगी, का डेटा प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, एम्प्लॉयज की नीड्स होंगी वो कैसे होंगी? पुअरली दिखाई जाएंगी। और इसकी वजह से जो वीक पॉलिसीज है, पॉलिसीज जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं बन पाएंगी, वो वीक या इररिलेवेंट कहलाई जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें, इन गुड इंटरप्राइजेस वी ऑलवेज क्रिएट रिजल्ट, इनसे क्या आइडेंटिफाई द नीड्स। एक मिनट को ऊपर मैंने बताना भूल गई, रट दी, इसे रट आज रीजन ओरिजिन, ए हो गया, आई हो गया, टी हो गया, ऐसे चल रहा है इसका। ठीक है, रट दी। इन गुड एंटरप्राइजेस वी ऑलवेज क्रिएट रिजल्ट, इन आइडेंटिफाई द नीड्स को आइडेंटिफाई करना, पर्पस को देखना और गोल्स को अच्छे से बनाना। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड रिलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स देखना, कंपनी की वैल्यू को देखना, इंप्लॉय की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, पॉलिसीज उस लेवल पे बननी चाहिए रियल फैक्ट्स के ऊपर। एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव, एंटरप्राइजेस से क्या याद रखना है? एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव के और वेरियस ऑप्शंस को देखना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या क्या ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट फिट जो है उसको हम चूज करेंगे। राइटिंग पॉलिसीज, फॉर्मली उसको ड्राफ्ट करना, रिटन डॉक्यूमेंट बनाना, क्लियर रूल्स होने चाहिए, सिंपल और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम होना चाहिए। गेटिंग अप्रूवल ड्राफ्ट जो है वो टॉप मैनेजमेंट तक जाना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए विद द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक गोल्स के अकॉर्डिंग, कौन से वेरिफिकेशन होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक जो गोल बनाए हैं वो ठीक है कि नहीं है, लीगली साउंड भी होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग द पॉलिसीज की बात शेयर्ड विद एम्प्लॉय, सारी चीजें ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए,
ईमेल्स, मीटिंग सब चीज़ों के थ्रू एम्प्लॉइज़ को पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी एम्प्लॉय एचआर से रिव्यूज़ लो, अपडेट द पॉलिसी, एडजस्ट करो अगर नीडेड है, रेलेवेंट एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करो। एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट की बात करें, इसकी मेरिट्स आएँगे और डिमेरिट्स आएँगे। अब फटाफट कहते हैं मेरिट्स के लिए रियल पीपल कैन क्रिएट इम्पैक्ट है और इसके लिए क्या है मैटर्स, ठीक है? तो रियल यानी रियल रिस्पॉन्सिवनेस की बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिवनेस आएगी। नेक्स्ट क्या पीपल प्रोडक्टिव होंगे, पर प्रोडक्टिविटी आएगी लोगों के अंदर, बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, कॉस्ट सेविंग होगा क्योंकि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम होगा वो रिड्यूस होगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे। चेंज एक्सेप्टेंस होगी कि उनको पता होगा कि ऐसे इनोवेटिवली वी हैव टू डायनामिकली अडैप्ट आवरसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इनोवेशन की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में प्रमोट कर पाएंगे हम, इनोवेटिव आइडियाज मिल पाएंगे, हम सेल्फ इनिशिएट कर पाएंगे अगर एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर होगा अच्छा तरीके से। डीमैनेज की बात करें मैनेजर थ्रेट हो सकता है, यानी फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और एम्प्लॉइज अंडर परफॉर्मिंग, कि अगर एम्प्लॉइज अंडर परफॉर्म करेंगे तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। एरोगेंस की बात करेंगे कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए तो भी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज हो सकता है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अनसर्टेनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो डिलेज हो सकते हैं इसकी वजह से। सिक्योरिटी रिस्क है, यानी शेपिंग इन्फॉर्मेशन कैन भी रिस्की, कि अगर इन्फॉर्मेशन हम शेयर तो कर रहे हैं बट अगर वो आगे चलकर हमारी कंपनी के लिए रिस्की हो सकते हैं अगर वो डिस्क्लोज हो जाए तो। बैरियर्स टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात करें, लव फॉर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। लव फॉर अथॉरिटी में क्या करें तो मैनेजर वो अपनी पावर को शेयर करना नहीं अच्छा लगता उनको। फियर बाय सुपीरियर से फियर की बात है कि एम्प्लॉय डेलीगेट करेंगे तो सिर्फ उसका हमें डर रहता है कि कुछ फेलियर ना हो जाए। लैक ऑफ ट्रस्ट की बात करें कि कोई भी एक दूसरे पे अगर बिलीव नहीं करेगा, अच्छा ट्रस्ट नहीं होगा, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉयर मैनेजर का बॉन्ड अच्छा नहीं होगा। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस और रोल्स होंगे। लैक ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो अच्छे से एक्यूट काम नहीं होगा, स्किल्स नहीं होंगे तो एम्पावरमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगी। फियर ऑफ चेंज की बात करें, अनसर्टेनिटी से हम पहले ही डर कर बैठ जाएँगे तो काम कैसे होगा? डायरेक्शन नहीं, यानी कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क या स्ट्रैटेजिक नहीं बनती है। डिपेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो एक हायरार्की में काम नहीं हो पाएगा। टू एक्ट विदाउट ऑर्डर्स की बात करें, कंफर्ट विद हायरार्की की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ एम्पावर्ड एनवायरनमेंट की बात करें तो कोई सपोर्ट टूल्स नहीं है। मिसिंग रिसोर्सेज लाइक की इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, ये नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट फॉर डाउनसाइजिंग, जिसके लिए क्या लर्न करना है सीएम गोल्ड। तो क्या बोल रहे हैं हम इसके अंदर? कॉस्ट रिडक्शन की बात करें कि सैलरी को कम कर देना उनकी, बेनिफिट्स या ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना, मर्जर्स और एक्विजिशन के टाइम पे कि 2 कंपनी कंबाइन हो रही है, तो सेम जॉब वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो किसी एक को रख लिया, बाकी वालों को रिमूव कर लिया, तो इससे डाउनसाइजिंग हो रही है। ग्लोबल कंपटीशन की वजह से टू स्टे कॉम्पिटिटिव विद ग्लोबल प्लेयर्स एंड बाय बिकमिंग लीन एंड एफिशिएंट की बात कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग वर्क की बात कर रहे हैं। अगर बाहर की फर्म्स में से हम काम कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं वर्क, तो कुछ एम्प्लॉइज की नीडेड होगी हमें, तो इस वजह से इंटरनली हम डाउनसाइजिंग करते रहेंगे। लो प्रॉफिट और लॉसेस की बात करें, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही होगी तो वो डाउनसाइजिंग करेगी, नहीं एम्प्लॉइज को हटाएगी। टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से कि अगर अच्छी मशीन्स को वो यूज नहीं कर पा रहे होंगे एम्प्लॉइज, तो उनका रखने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट टॉपिक फॉर आवर क्लासेस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं। अब क्या है इसके अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक बार 2-3 बार शॉर्ट नोट आ चुका है तो तुम्हारे अंदर भी आने के चांसेस हैं। तो इसमें क्या है कि कंपनी में एक्स्ट्रा जो सरप्लस स्टाफ है उसको कैसे हम कंपनी से रिड्यूस कर सकते हैं। इट अलाउज एम्प्लॉय जिन्होंने ज्यादा सालों के लिए काम करा तो रिटायरमेंट एज से पहले ही वॉलंटरी यानी खुद से रिटायर कर दें और इन रिटर्न हम उनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट भी देंगे, कुछ टाइम तक के लिए उनको पेमेंट भी देंगे। और कंपनी वीआरएस तब करती है जब कंपनी को अपने कट डाउन करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज को वर्कर्स को हटाना है, तो तब कंपनी ऑप्शन देती है वीआरएस का कि आप वॉलंटरली रिटायर कर लो। ठीक है, अब एम्प्लॉय को ऑप्शन मिल जाता है ताकि वो रिटायर करे अपनी यूजुअल एज से पहले और एज एन इंसेंटिव भी मिलता है स्पेशली फॉर दोज हु हैव सर्वड फॉर लॉन्ग आवर्स। 10 साल तक काम कर ले तो उनके लिए अच्छा बेनिफिट भी है। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी जो जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो उनको गवर्नमेंट पेंशन यानी एज एलिजिबल जो उनकी होती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उससे भी पहले ही उनको पैसे मिल जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमें पता है जिनकी 10 साल तक सर्विस हो गई या फिर 40 साल से अबव है उनके लिए एलिजिबल है। ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय एक्सेप्ट डायरेक्टर्स के लिए या फिर कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पैक्ट की बात करें तो स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो पाएगी, वेकेंट पोजीशन फिल हो पाएंगी नए लोगों से, रिटायर्ड एम्प्लॉय कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड इन द सेम और रिलेटेड कंपनी की सेम रिलेटेड कंपनी में दोबारा री एम्प्लॉय नहीं करे जा सकते। अब एक पेमेंट का ऑप्शन के लिए मैंने एक अलग बनाया है, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। एक्सक्रेटिव पेमेंट क्या होता है कि वॉलंटरी रिटायर तो कर रहे हैं तो उनको एक अलग से पेमेंट दे रहे हैं अदर देन द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि अब वो रिटायर कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो लालच देनी पड़ेगी, तो उसकी फॉर्म के ना एक्सक्रेटिव पेमेंट अदर देन द रिटायरमेंट पेमेंट उनको देते हैं। उसका नेचर क्या नॉट जरूरी नहीं है कि दिया जाएगा, प्योरली एम्प्लॉय पे डिपेंड है कि वो मतलब एम्प्लॉय पे डिपेंड है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। उसका फॉर्मूला 2 मंथ की
सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से, या फिर सैलरी फॉर द रिमेनिंग मंथ व्हिचएवर इज लोअर उसको दिया जाएगा। मिनिमम पेमेंट की बात करें 25,000 से 50,000 तक रहेगी, यूजुअली इतनी रहती है, या फिर और एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ सैलरी जो भी अभी ऊपर बताया वो देखा जाता है। और अगर मैक्सिमम एक्स-ग्रेटिया की बात करें तो कोई स्टैट्यूटरी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये कह रहे हैं कि कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख तक जा सकती है एंड कैन वेरी बेस्ड ऑन पोस्ट या टेन्योर या नेगोशिएशन पे डिपेंडेंट होती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये वाला पूरा का पूरा यूनिट थी, यूनिट नंबर 1 दैट एंड्स इन जस्ट 20 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।